हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल ऑफ अस, दैट इज मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में हमने लास्ट पार्ट में आपके साथ लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। हम लोग ने आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की थी। हमने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस आपके साथ डिस्कस किए थे। अब वही जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं जिनमें आपने पढ़ा था आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम यही कर रहे हैं। हम एक्सट्रैक्शन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल इन द एंड जनरेट करना है। सो इसी चीज़ को आप कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम सारे के सारे जो प्रोसेसेस थे फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, यहाँ 1 to 1 आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन तक मैंने आपके साथ वो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ डिस्कस कर लिए थे। अब हम उनकी पूरे प्रोसीजर और मैकेनिज्म के साथ उनको डिस्कस करेंगे। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड द पेन एंड विद योर फेवरेट स्माइल। सो लेट्स स्टार्ट। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का ही पार्ट हैं ये सारे की सारे फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। क्या? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको आप एक और नाम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, और एक और नाम से उसे जाना जाता है दैट इज लेविगेशन। ऐसे ही बात की थी फ्रॉथ फ्लोटेशन के लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग, स्मेल्टिंग एंड ऑल। इन्हीं सब चीज़ को अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इन ब्रीफ। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर टर्म का एग्जैक्टली मीन क्या है? तो आप कहेंगे रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स। क्या कह रही हूँ मैं? अनवांटेड मटेरियल्स मीन समहाउ वी कैन साउंड इट एज इम्प्योरिटी, जिसको आप कह रहे थे गैंग ऑल्सो। तो आपने कहा अनवांटेड मटेरियल्स जैसे कि सैंड, क्ले एक्सेट्रा फ्रॉम द ओर इज नोन एज व्हाट? कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन ऑफ ओर। क्या मैंने आपको ये तीनों टर्म्स कहा था कि दीज ऑल थ्रीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर? एक ही मतलब है इनका, concentration of ore, benefication of ore and the dressing of ore। किसी भी नेम से पूछ लिया जाए, सोचना है ही नहीं ना, ये सोचना है कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है या हमें आता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आपने कहा तीनों में से किसी नेम से आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है। आपको करना क्या है? अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव आउट करना है या फिर एक्सट्रैक्ट आउट करना है, और प्योर मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस ओर से, जिसको हम कहेंगे क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन द एंड। और तीन नाम से जाना जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर एंड बेनिफिकेशन ऑफ ओर। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स एंड सिलेक्शन ऑफ दीज स्टेप डिपेंड किस पे करेगा? डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड of metal present and that of the gang। हम ये सारी चीज़ें फॉलो अप करेंगे, लेकिन इनके लिए एक बेसिक एजेंडा है। वो क्या है कि ये सब किस पे डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे डिफरेंसेस पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस किस किस का होगा? क्योंकि आपको क्या करना है, एक तो मेटल सेपरेट आउट करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस किस किस का होगा? ये देखिए, आपने कहा गैंग, जिसको आप कह रहे हैं इम्प्योरिटी, और दूसरा क्या है? वो जो मेटल प्रेजेंट है कंपाउंड में ही प्रेजेंट होगा। अकेला मेटल ऐसे ही होता तो हमें एक्सट्रैक्शन की नीड ही नहीं थी। यहाँ पर हमें पता है कि किसी कंपाउंड के अंदर है, वो कंपाउंड रॉक भी हो सकती है, कोई बड़ा स्टोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा इस मेटल की हमें क्या करनी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को उन इम्प्योरिटीज़ वाले के डिफरेंस देखते हुए सेपरेट आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ आप जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, इनके लिए वो क्या हैं? चलिए देखते हैं। आपने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग को लेकर। हाइड्रोलिक वॉशिंग का ही नेम बताया था, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन सुनते ही याद आ जाना चाहिए आपको कि मैंने ये बताया था कि यहाँ आप किसका डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड द गैंग। ये यहाँ पर इसका बेसिक प्रिंसिपल रहता है, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लेविगेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हम एक मेथड पढ़ेंगे, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन।
इस फ्रोथ फ्लोटेशन का जब बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ हम स्टेबलाइजर भी यूज़ करेंगे, डिप्रेसेंट भी यूज़ करेंगे, और ये सारे की सारे विद नेम्स आपको मैंने वहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे। दोबारा अभी जब प्रोसेस बताऊँगी तो फिर से वो सारी चीज़ आपको एक बार रिपीट होगी, तो आपको रिकॉल होनी चाहिए मेरे साथ साथ। यहाँ आप कहेंगे आप फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर भी डिफरेंस देखेंगे, लेकिन यहाँ आप ग्रेविटी का देख रहे थे, वहाँ आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी, ठीक है। देन आफ्टर आपने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें मैंने आपको बताया था जब इजीली उस मैग्नेटिक एपरेटस के थ्रू आप सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं इम्प्योरिटीज़ को, तो आप एक मशीनरी पार्ट के थ्रू एक मैकेनिकल वे में आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, और आपने उसको नेम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। यानी कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था कि एक रोलर के ऊपर हम पूरे के पूरे ओर को पाउडर्ड फॉर्म में स्प्रेड आउट करेंगे। जब आप स्प्रेड आउट करेंगे तो आप देखेंगे इन द एंड इम्प्योरिटीज आर सेपरेट आउट इन द अदर चैम्बर एंड द मिनरल पार्ट दैट इज मेटल इन द अदर चैम्बर। ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। और एक पार्ट और था जिसको आपने नेम दिया लीचिंग, जो कि किसके अंडर आ रहा था, केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आ रहा था, और लीचिंग में आपने अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो हम ये सारे प्रोसेस आपके साथ अभी 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात हो रही है अब हाइड्रोलिक वॉशिंग की। तो अभी मैंने आपको कहा ये किस पर डिपेंड करेगा, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। सी कवर है ये चीज़, यही चीज़ आपको मेंशन करके दी है इन थ्योरी। तो आपको इसको समहाउ एक और नाम दे सकते हैं, क्या, ग्रेविटी सेपरेशन। ये भी मैंने अभी आपको बताया। देन इन वन सच प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड। यहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, एक हैवी फ्लो ऑफ वाटर यूज़ करेंगे, या फिर आप इसको इन फॉर्म कह सकते हैं कि अपवर्ड स्ट्रीम, पानी जो है वो ऊपर की तरफ से बहता हुआ नीचे आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये इसकी एसेंशियल है। क्यों, टू वॉश द पाउडर्ड ओर, ठीक है। किस लिए, जिससे वो उस पाउडर्ड ओर को वॉश करता हुआ जाए, हमें इम्प्योरिटी सेपरेट करनी है। द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे। जितनी भी लाइट इम्प्योरिटीज़ होंगी वो तो क्या हो जाएंगी, वॉश्ड आउट हो जाएंगी। एंड द हैवियर ओर्स, क्योंकि ओर्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल है वहाँ पर, तो वो हैवी होते हैं, और वो क्या रह जाएंगे, वहीं की वहीं अपने सरफेस पर रह जाएंगे। सो बेसिक प्रिंसिपल इज व्हाट, डेंसिटी डिफरेंस। और वो डेंसिटी किसकी है, इम्प्योरिटीज़ की और मेटल्स की, जो उस ओर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ ये बात याद रखनी है। द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द हाइड्रोलिक वॉशिंग टेक्निक इज डेंसिटी डिफरेंस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन है ये सीधा, ठीक है। अब यूजफुल फॉर द ओर्स ऑफ हैवी मेटल्स कौन कौन से, SN, PB एंड FE, ठीक। टिन, लेड, आयरन, किन किन के लिए, हैवी मेटल्स की ओर के लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, SN, PB, FE। इस मेथड के थ्रू आप लाइट ओर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, हैवी ओर्स के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, चलो पहले फिगर समझो, उसको साइड में जाने दो, समझो इसको। अब देखो मैं तुमको यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ। ये जो एक एपरेटस है, एक चैम्बर है, ये क्या है, जेट वाटर स्ट्रीम, जेट वाटर स्ट्रीम। अभी क्या कहा था मैंने तुमसे, इस प्रोसेस में स्टार्ट होते ही कि जो वाटर का प्रेशर है वो बहुत हैवी होना चाहिए, जिससे लाइटर पार्टिकल्स जितने भी होंगे, मींस इम्प्योरिटीज़ जिनको हम कह रहे हैं, वो तो वॉश अवे हो जाएंगी, और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जो और कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें मिनरल है, मेटल है, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर एक हाइड्रोलिक क्लासीफायर, एक चैम्बर लिया है, सी दिस इज योर हाइड्रोलिक क्लासीफायर चैम्बर। अब आपने यहाँ देखा, जैसे ही आप ये और पार्टिकल्स इसके अंदर से आ रहे हैं, क्रश्ड पाउडर्ड फॉर्म में है, ये सारे के सारे आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, पाउडर्ड और इसके अंदर मैंने डाली।
जैसे ही ये पाउडर रोल मैं इसके अंदर डालती हूँ और यहाँ से आप हैवी वाटर स्ट्रीम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने कहा जैसे ये इसके कनेक्शन में आएंगे, कनेक्टिविटी में ये जैसे ही आएंगे, तो जो हैवी और पार्टिकल्स हैं वो तो इस एज पे ही रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा स्ट्रेट नहीं है कि पूरा वॉश आउट हो जाएगा, मैंने वेजेस वाला लिया है, मीन्स जो ऊंचा नीचा टाइप्स का होता है। सी दिस डब्ल्यू फॉर्मेशन वाला, हम इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म विद वेजेस। बात क्लियर है? तो मैंने कहा जो हैवी और पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इस सतह पर जमने लग जाएंगे या फिर रुकने लग जाएंगे, वो हैवी है। और जो लाइटर पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे ही स्ट्रीम से वाटर का लेवल बहुत प्रेशर से आ रहा है वो वॉश अवे हो जाएंगे। तो आपने कहा वाटर एंड लाइटर गैंग, सी दिस, यहाँ पर क्या है, जो वॉश हुई हैं, वॉश आउट हुई हैं, वो क्या है, ये। और जो हैवी और पार्टिकल्स थे वो क्या रह गए, इस लेयर पर रह गए। तो यही मेरे को इस मेथड से बताना था, इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। चलो तो मैं तुम्हारे एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल देती हूँ। आपको कोई चीज़ मिली, लाइक एक सिक्का मिला, किसी भी चीज़ का, कॉइन मिल गया, पैसे मिल गए, बीच में आप घूमने गए हैं या कहीं भी कोई चीज़ मिलती है, आपने उसको उठाया तो आपने देखा उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट होती है, थोड़ी सी मिट्टी विट्टी है, जो भी कुछ जमा होता है। आप सबसे पहले तो क्या करते हैं, उसको यूँ करके ही झटकाते हैं, करते हैं। आपने उसको झटकाया तो थोड़ी बहुत सैंड हट जाती है, लेकिन फिर भी उस पर कुछ पार्टिकल्स जमे हुए रह जाते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको पानी से धोते हैं। जब आप नॉर्मली पानी से धोते हैं, आप देखते हैं फिर भी वो प्योरली वॉश नहीं होता, थोड़ी बहुत सैंड उस पर फिर भी जमी रह जाती है। आप क्या करते हैं, टैप वाटर के नीचे एकदम फ्लो से टैप चलाते हैं, वो फट से वॉश आउट हो जाता है। तो यही चीज़ एक सिंपल से फेनोमेनन में मैंने यहाँ बताई है। वहाँ वो सैंड के अंदर भी कुछ मेटल और हैवी और पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से वो उस मेटल के सरफेस पे रह जाते हैं। और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप इम्प्योरिटी कह रहे हैं और गैंग कह रहे हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। यही हाइड्रोलिक वॉशिंग का फेनोमेनन है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो चलिए इसको प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं एक बार। थ्योरी क्या कहना चाह रही है? थ्योरी वही कहना चाहिए जो मैंने अभी आपको समझाया है, बट फिर भी एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। चलिए, जेट ऑफ वाटर इज पास्ड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से हमने ये वाटर पास कराया है। देन क्रश्ड ओर इज पोर्ड फ्रॉम हाइड्रोलिक क्लासिफायर, हमने यहाँ से क्रश्ड ओर यानी कि पाउडर्ड ओर को इसमें से इसके थ्रू इसमें डाला। हैवी और पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, सी दिस, हैवी और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे इस लेयर के ऊपर। एंड द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे। क्लियर है? कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। डिफरेंस तुमको पता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डेंसिटी डिफरेंस, किस किस का, ओर एंड गैंग। चलो नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर से बेसिक प्रिंसिपल रिवाइज कराया जा रहा है और तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। किस पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वहां ग्रेविटी की बात चल रही थी, ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। और किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इम्प्योरिटीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। अब आप देखिए, इफ ईदर द ओर और द गैंग, इनमें से कोई भी एक, किसी एक की बात चल रही है, इज कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस सेपरेशंस आर कैरिड आउट। मैंने कहा इस पूरे पैराग्राफ का इन शॉर्ट मैं आपको मतलब बताती हूँ। इनका कहना यह है कि मान लिया कि इनमें से कोई भी एक, या तो ओर का पार्टिकल मैंने ले लिया या गैंग में से ले लिया, अगर वो इस तरीके से कैपेबल है कि मैंने कोई मैग्नेट दिखाया और उसी से वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेटल की प्रेजेंस है। तो हम इजीली बता पाएंगे कि इम्प्योरिटी क्या है और अपना मिनरल पार्ट क्या है। लेकिन अगर यहाँ पर आप इस चीज़ को उस मैग्नेटिक एपरेटस के थ्रू या उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन के थ्रू इजीली पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मैग्नेटिक रोलर्स को। कैसे, देखिए। अब यहाँ कहेंगे द ग्राउंड ओर इज कैरिड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। अब आप सबसे पहले तो इस मैग्नेटिक रोलर को देखिए। मेरा वो स्कीम नहीं चली कि मैं घूमने गई, अपने साथ एक मैग्नेटिक एपरेटस लिया और मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ पुराने कॉइन्स और ये सारे रिसर्चर्स जो करते हैं, वो चीज़ से काम नहीं बना। मैंने क्या किया, मैंने उठाया वो सारा की सारा क्ले, रॉक के अंदर मुझे लगा, सैंड के अंदर लगा, मैंने वो सारे सैंपल्स बना लिए। अब सैंपल्स लेके मैं लैब में आ गई। अब लैब में आके मैं उनको आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मैंने एक मैग्नेटिक रोलर लिया, वो मैग्नेटिक रोलर
इसके अंदर भी प्योर मैग्नेट है, इसके अंदर भी प्योर मैग्नेट है। अब इस रोलर का काम ही क्या होगा, मैं यहाँ पर पाउडर्ड ओर या फिर आप कहेंगे फाइनली ग्राउंडेड ओर को पोर करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है। सी, ये जो मैग्नेटिक रोलर्स हैं इसके ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है, उस बेल्ट के थ्रू ये सारे की सारा ओर जो है, फाइन ओर, पाउडर्ड ओर, इस पर रिवॉल्व करेगा। जैसे ही ये इस पर रोटेट करेगा और जैसे ही ये इस रोलर के मैग्नेटिक टच में आएगा तो आप कहेंगे वहाँ पर जो मेटेलिक पार्टिकल है, जो ओर के अंदर मेटल का पार्टिकल है, वो तो उससे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ आपने ओर डाली, आपकी पाउडर्ड ओर और फाइनली ग्राउंडेड ओर। अब आपने इस रोलर के ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया। जैसे ही इस बेल्ट पे आपने स्प्रेड किया, मैग्नेटिक रोलर का घूमना शुरू हुआ, आपने देखा कि मैग्नेटिक रोलर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या कि ये जो इम्प्योरिटीज थी, यानी कि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, जब उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ही नहीं तो वो कैसे उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, नहीं हो सकता, तो इजीली हटता जाएगा। तो वो तो एक अलग चैम्बर में मैंने प्रिजर्व कर लिए, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स थे जो उस रोलर के थ्रू अट्रैक्ट होते जा रहे थे वो मैंने एक अलग चैम्बर में प्रिजर्व कर लिए। जब मुझे इजीली फाइंड आउट नहीं हो रहा था तो मैंने ये तरीका अपनाया मिनरल्स को निकालने का। कैसे? मिनरल आप किसको कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल होता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, अब नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या? Froth flotation method. This method has been used for removing gangue from sulfide ore. किसके लिए काम आता है? सल्फाइड ओर से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को यूज़ किया गया। क्या था इस मेथड में? इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर इज मेड विद वाटर। ये देखिए जो मैं कह रही हूँ ना, जिनको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही है कि वाटर के साथ पाउडर्ड ओर का एक सस्पेंशन बनाया गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि यहाँ हमने एक तो फ्रोथ स्टेबलाइजर ऐड किया है और कलेक्टर ऐड किया। कलेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो फटाक से उन इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट कर लेगा, और यहाँ फ्रोथ स्टेबलाइजर का मतलब क्या है कि वो उसको स्टेबलाइज कर देगा, फिक्स कर देगा। अब आप एक चीज़ बताइए, मैं वही एग्जांपल दूंगी जो लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, सर्फ पानी वाला। ठीक है, सर्फ को आप डिज़ोल्व करते हैं तो झाग उतनी देर तक ही रहता है, उसके बाद वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ भी हमें वही चीज़ है, हमने फ्रोथ जनरेट किया, लेकिन ये फ्रोथ जो जनरेट हुआ ये पानी में नहीं जनरेट हुआ है, ये ऑयल के साथ जनरेट हुआ है। और वो ऑयल कौन सा है? पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो फ्रोथ जनरेट हुआ, मुझे इसको स्टेबलाइज करना है, थोड़ी देर बाद ये गायब नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज़ किया। और वो स्टेबलाइजर एनिलीन भी हो सकता है, क्रिसॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो कलेक्टर का काम था वो क्या था कि ये इस पूरे पाउडर जो सेपरेशन हम करा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, इसमें से ये जो सल्फाइड ओर्स को उस जो फ्रोथ हमारा बना है वहाँ पर हमारे सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए देखिए कैसे। यूज्ड फॉर, आपने ये भी कहा कि किसके लिए काम आता है, यूज्ड फॉर कॉपर, जिंक, आयरन एंड पीबी। चलो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी याद कर लो। ये चीज़ तो मैं तुम्हें बताई, पूरा मेथड समझ में आया। अब कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, Cu2s, आयरन पायराइट Fe2, जिंक ब्लैंड Zns, गैलेनाइज PbS। ये चारों फॉर्म्स हैं जिनके लिए सल्फाइड ओर्स का ये यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ क्या करोगे, यही मैंने अभी तुम्हें बोला, देखो वही थ्योरी लिखी है कि सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल, ऑयल मूव्स अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। कहाँ की तरफ मूव करेगी? ऊपर की तरफ, झाग ऊपर की तरफ बनते हैं, और किसकी फॉर्म में? फ्रोथ की फॉर्म में। अब मुझे ये पूछना है कि ये एस पार्टिकल्स, आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए था मेरे से कि मैम हम किसी भी चीज़ का वेटिंग पार्ट देखते हैं तो वो वाटर के साथ देखते हैं, यहाँ हमने ऑयल के साथ क्यों किया है? तो बिल्कुल ये बात याद रखनी है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्या आपने इसको क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एस का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है,
सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये वाटर को पसंद नहीं करता, पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पुअर हाइड्रेशन टेंडेंसी होती है इसकी। Because of the large size of sulfur, it has poor tendency to attract with water. That's why we are using oil, or that is pine oil or eucalyptus oil for the froth flotation method in the sulfide ore extraction. Clear है बात? समझ में आई सारी चीज़? चलिए नेक्स्ट। अब गैंग पार्टिकल्स क्या होंगे? वो वाटर के साथ वेट किए जाएंगे और बॉटम में सेटल हो जाएंगे। अब आपने ये पूरा वो देखा फेनोमेनन, पूरा अपोजिट हो गया मैटर, कि यहाँ हम क्या कह रहे थे कि यहाँ आपके लोअर में, बॉटम में कौन से पार्टिकल्स हैं? गैंग। ये क्या है? आपके गैंग पार्टिकल्स। और जबकि यहाँ आपने जो ऑयल की लेयर बनाई, सी दिस, चलो ये जो आपने ऑयल की एक लेयर बनाई, यहाँ कौन है? आपके सल्फाइड पार्टिकल्स। ठीक है, और क्या बन रहा है यहाँ पर? आपका फ्रोथ, झाग। ये लो, तो आपने कहा यहाँ जो है, यहाँ है आपके ओर और ये है आपके गैंग पार्टिकल। डिफरेंस देख रहे हो? और ये है आपकी ऑयल की लेयर, वेटेड बाय ऑयल। और यहाँ जो था आपका वेटेड बाय वाटर। होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले आ जाओ। देखो ये रहा, मेरा थोड़ा सा बुरा नहीं है, केक नहीं है ये हाँ कैंडल लगाते हैं, ये लो मैम कैंडल, टिंग टिंग। ये नहीं लगानी है, शैतानियाँ नहीं करनी है यहाँ पर। आ जाओ चलो। अब देखो यहाँ पर मैंने जो बताया आपको, अब वही चीज़ है। आपने कहा यहाँ ये कंप्रेस्ड एयर है, ये आपके होल्स हैं। ठीक है, आपने क्या किया, पहले वो पूरा आपने सेटअप कर लिया जो मैंने अभी आपको बताया, आपने पूरा फ्रोथ सेट हो गई। इसके बाद आप देखते हैं फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर पार्टिकल्स। फ्रोथ बबल्स, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, ये रहे। कंप्रेस्ड एयर है, ये क्या है? आपके सल्फाइड ओर पार्टिकल्स। वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल, ये है आपका गैंग। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये नीचे वाले, ये तो हैं आपके गैंग, और ऊपर वाले जो हैं वो हैं आपके सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, जो कि आपने ऑयल की लेयर के वेट कराए थे। ठीक है, और ये है आपका फ्रोथ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत होपफुली नहीं होगी। मैम आपने डायग्राम भी ख़राब कर दिया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रोसीजर। फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्सड विद वाटर एंड पाइन ऑयल। जो मैंने बोला वही थ्योरी है, चलो देख लो, रिपीट कर रही हूँ। मिक्सचर इज एजिटेटेड विद कंप्रेस्ड एयर, और पार्टिकल्स राइज टू द सरफेस अलॉन्ग विद द फ्रोथ। गैंग बीइंग वेटेड बाय वाटर रिमेन इन वाटर बिलो द फोम। यही सारी चीज़ पड़ी। अब इसके कुछ मेन पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स क्या हैं? स्टेबलाइजर, फ्रोथर्स। सबसे पहला है फ्रोथर्स। पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल यहाँ पर आपके फ्रोथर्स की तरह एक्ट करेगा। है यहाँ पर, ये लीजिए। आप कहते मैम ऑयल की स्पेलिंग गलत है, ये लो। फ्रोथर्स क्या है? पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं ये, कि इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड विच इज़ यूज्ड एज अ फ्रोथर, पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। बस ये एक चीज़ याद रखनी है कि ऑयल जो है वो वाटर से लेस डेंस होना चाहिए। ठीक है,
ऑयल जो है वाटर से लेस डेंस होना चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर मैंने आपको क्या बोला था, कलेक्टर, जो क्या करेगा, टू एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। क्या, नॉन वेटेबिलिटी को एनहेंस करेगा। ये लैंग्वेज बता रही हैं जो क्वेश्चंस की हैं, ठीक है, जो कि क्या है, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, पैक्स, कलेक्टर पैक्स, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, क्या करेगा, इनहेंस कर देगा नॉन वेटेबिलिटी को। नेक्स्ट, फ्रोथ स्टेबलाइजर, मैंने आपको बोला था एनिलीन और क्रेसॉल आप कोई भी ले सकते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप NH2 लगा देते हैं, और क्रेसॉल जब CH3 एंड OH लगा देते हैं। अब ये जो दोनों ही कंपाउंड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं, ये तो पढ़ी है अपन ने, तो इसका तो यहाँ पर हमें कोई रोल दिखाना है नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बस याद रखना है कि फ्रोथ स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हैं, एनिलीन एंड क्रेसॉल, इंपॉर्टेंट। देन डिप्रेजेंट, डिप्रेजेंट है यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट। कब यूज करना है इस डिप्रेजेंट को, जब सल्फाइड ओर का मिक्सचर वहाँ पर प्रेजेंट हो। कौन है वो, NaCN एंड Na2CO3, ठीक है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ गैलेना दैट इज PBS एंड जिंक ब्लेंड दैट इज ZNS। ये देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्रोथ फ्लोटेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, हर लाइन में क्वेश्चन है इसके। PBS प्लस NaCN कोई रिएक्शन नहीं देगा, और ZNS प्लस NaCN रिएक्शन देगा, क्या बनाएगा, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। इंपॉर्टेंट, लो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिनर्स प्रिय, हाँ मैम आपका डायलॉग नहीं आया, एग्जामिनर्स प्रिय, बिल्कुल एग्जामिनर्स प्रिय। लेड वाले के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मींस गैलेना, PBS के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ZN जिंक, गैलेना जिंक ब्लेंड जिसको आप कहते हैं उसके साथ रिएक्शन देगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज वेटेड विद वाटर एंड प्रिवेंटेड कमिंग इनटू द फ्रोथ। इसका क्या रोल होता है, ये कॉम्प्लेक्स वेट हो जाता है वाटर के साथ और प्रिवेंट कर देता है, फ्रोथ नहीं बनने देता। चलो नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग क्या कहती है, लीचिंग यूज़ की जाती है अगर और किसी स्वीटेबल सॉल्वेंट में घुल जाए, ये मैं बता चुकी थी। जब और जो है किसी स्वीटेबल सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वहाँ हमने याद भी आ गया होगा, कंसनट्रेटेड NaOH। एग्जाम्पल देखते हैं, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो क्या है, द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स व्हाट, SiO2, आयरन ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर्ड ओर, हर जगह हम यही यूज़ कर रहे हैं, विथ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। लो आ गया, अभी बोला था मैंने कंसन। अब यहाँ जो याद रखनी है, एक तो वो स्वीटेबल सॉल्वेंट कौन सा होगा, ये, दूसरा टेम्परेचर कितना होगा, 473 to 523 केल्विन, या फिर बार्स में पूछ ला जाए तो 35 to 36 बार। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्या है, सॉल्वेंट कंसनट्रेटेड NaOH, प्रेशर इन केल्विन्स 473 to 523 केल्विन्स एंड इन बार्स 35 to 36 बार। ठीक है, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर और वो प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों रेंज याद रखनी है। आ जाओ, दिस वे Al2O3 is leached out as sodium aluminate and SiO2 as sodium silicate, leaving the impurities behind। अब रिएक्शन देख लो, Al2O3 plus twice of NaOH plus H2O, लो ये बन गया आपका 2NaLOH whole 4, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। अब हमें उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, कैसे न्यूट्रलाइज होगी, जब आप CO2 गैस पास करा देंगे और हाइड्रेट कर देंगे उसको, Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड। एट दिस स्टेज सॉल्यूशन क्या होगा, सीडेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल्स ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 विच इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन। इन द एंड वो PPT बना लेगा। कैसे, आपने इसकी रिएक्शन करवाई CO2 गैस के साथ, एक बन गया आपका बॉक्साइट और दूसरा बन गया NaSCO3। अब ये जो NaSCO3 है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ये फिर भी सॉल्यूशन में रहेगा एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फिल्टर्ड हो जाएगा, ड्राई होगा, हीटेड टू गिव बैक प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे, ये लीजिए, ये करवाई ये रिएक्शन, टेम्परेचर 1470 केल्विन, रट लेना,
बिल्कुल रट लेना, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये फॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब लीचिंग देख लेते हैं AuAg की। इसको मैंने बताया था आपको, लीचिंग ऑफ AuAg गोल्ड सिल्वर की लीचिंग को कहा जाता है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो लीचिंग एजेंट हैं वो कौन कौन है, NaCN, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। क्योंकि साइनाइड यहाँ यूज हो रहा है तो इन्होंने नेमिंग कर दी अपने नेम के साथ, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। लीचिंग एजेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। चलो स्टेप 1 डिसोल्यूशन। आपने यहाँ पर Ag2S को सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया और O2, आपने कहा सोडियम अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जा रहा है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ये देख लीजिए, और सोडियम सल्फाइड रिलीज। सेकेंड स्टेप में रिडक्शन। ये जो आपका सॉलिड बना, आपने इसका क्या किया, रिड्यूस करवाया। तो देखो दिस एंड दिस, सॉरी दिस इज इन द बेस, ठीक है। चलो तो और यहाँ आपको पता है Zn क्या है, Zn मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बात ठीक है। चलो अब एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं क्रूड मेटल का कंसंट्रेटेड ओर से। तो आपने कहा द कंसंट्रेटेड ओर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच इज सुइटेबल फॉर रिडक्शन। याद रखनी है ये चीज़ कि तभी काम लेना है अगर वो रिडक्शन के लिए सुइटेबल है। Usually the sulfide ore is converted to oxide before reduction, so oxides are easier to reduce. This is the examiner's pre question again. ये लो, oxides are easier to reduce. Clear? चलो नेक्स्ट, thus isolation of metals from the concentrated ore दो फॉर्म पे डिपेंड करेगा। क्या है वो, कन्वर्जन टू ऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। दो फॉर्म्स कौन कौन सी है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड और दूसरा रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है। चलो पहला पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। कन्वर्जन टू ऑक्साइड में याद आ जाना चाहिए कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन क्या इन्वॉल्व करता है, हीटिंग। मैंने आपको वही बताया था, हीटिंग प्रोसेस की बात होगी। वहाँ पर आप क्या करेंगे, वेयर द वोल्टाइल मेटल एस्केप लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। कैसे, ये देखिए रिएक्शन देखिए, आपने रिएक्शन करवाई, ये आपकी Fe2O3 एंड दिस, तो इन्होंने वही कहा है वोल्टाइल मैटर एस्केप हो जाएगा और मेटल ऑक्साइड को पीछे छोड़ देगा। दिस इज योर मेटल ऑक्साइड। ZnCO3 में देख लो मेटल ऑक्साइड, बात पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो ये है कैल्सिनेशन, सिंपल सा क्या कराना है, हीट प्रोवाइड करानी है इन द प्रोसेस। देन ये लो, इसमें भी करा लो, वो बन गई कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में भी आप हीट ही कराते हो इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर इन अ फर्नेस एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सम ऑफ द रिएक्शंस क्या क्या होंगी, चलो रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन से करवा दी, 2ZNO, ये बन गई ऑक्साइड। लेड सल्फाइड वाली करवा दो, ये बन गई ऑक्साइड। कॉपर, ये लो ऑक्साइड। तीनों केसेस में आपने ऑक्साइड फॉर्मेशन कर दिया, कोई दिक्कत। देन द सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर आर हीटेड इन अ रिवर्बेटरी फर्नेस। किसमें हीट की जाती है, रिवर्बेटरी फर्नेस में। इफ द ओर कंटेन आयरन, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आयरन है उसमें तो वहां आप सिलिका ऐड करेंगे हीट करने से पहले। आयरन ऑक्साइड, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं हम, स्लैग्स होते हैं किसके, आयरन सिलिकेट के और कॉपर के। एंड एज आयरन सिलिकेट तो हम कहते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड में, क्योंकि आयरन के स्लैग्स होते हैं तो आपको पता है आयरन सिलिकेट एंड कॉपर प्रोड्यूस्ड होते हैं किसकी फॉर्म में, कॉपर मैट की फॉर्म में, जिसमें क्या क्या होता है, Cu2S एंड FeS। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा, ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। मैं हर पॉइंट स्ट्रेट क्वेश्चन वाली चीज़ें बता रही हूँ आपको, सो प्लीज नोट इट डाउन। देन देखिए रिएक्शन देखिए, FeO प्लस SiO2 गिव्स FiOCO3, स्लैग बन गया अपना। हमने क्या कहा था, फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी ही तो स्लैग है। ये है फ्लक्स, ये है इम्प्योरिटी, और इसी से आपने बना दिया स्लैग। ये लो, द SO2 प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ जाके आपके ये सारे आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे रिफाइनिंग्स को लेकर, और उससे पहले थोड़े से कुछ और डिस्कशंस। अब तब तक प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है एक बार प्लीज़ चेक कर लो, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, सारे के सारे ऑक्साइड्स याद कर लो, फॉर्मूले एंड नेम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।